हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे तरीके से क्लास 12th में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया था और सॉल्यूशंस के हमने कुछ क्वेश्चंस आंसर भी किए थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको 1-2 लेक्चर पहले बता रखा है। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर कौन-कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो पहली चीज पढ़ी है ना, वो ये पढ़ी है कि कैसे आप फैराडे लॉ से चार्ज निकालते हो, कि कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे, है ना? या कितने वेट है उसका या मोल्स डिपॉजिट हुआ है। जो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है, उतना ही इलेक्ट्रोड का वेट उस पे डिपॉजिट होगा। हाँ, ठीक है? इसको हमने निकाला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले चैप्टर में। हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देखे थे और हमने अपने भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अच्छे-अच्छे, ठीक है दोस्तों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली कुछ होता नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और वाइस वर्सा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे बैटरी है, जैसे हमारा ये फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर क्या है? बैटरी है। तो अब ये बैटरी कैसे काम करती है? तो बैटरी जो होती है ना, कोई भी चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो या किसी कोई भी बैटरी हो। लैपटॉप के अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है क्योंकि वो हल्की होती है काफ़ी, है ना? तो बैटरीज़ जो होती है ना, बैटरीज़ के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं और वो रिएक्शंस क्या होते हैं? एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है कैथोड और एनोड पे, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग होती है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है और जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, करंट प्रोड्यूस होगा और उसी करंट की वजह से ये फ़ोन चलता है। तो दिस इज़ आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, इसको चार्ज में लगा दूँ मैं, यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ पे मैं इसको चार्ज में लगा दूँगा, तो क्या होगा? अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल को किसमें कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में, बिकॉज़ सेल को तो केमिकल एनर्जी चाहिए और यहाँ से क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल मिल रही है। तो ये भी एक क्या है? अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ नहीं होता, आप डे टू डे एनवायरनमेंट में जो रिएक्शंस हो रही हैं बिकॉज़ ऑफ द करंट और बिकॉज़ ऑफ द रिएक्शंस, यदि कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम बैटरीज़ के बारे में ही बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि बैटरीज़ होती क्या है, सेल होते क्या है, ठीक है? और कैसे वहाँ पे रिएक्शंस हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो हम बैटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो गैल्वेनिक सेल का नाम आपने सुना होगा। व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल कोई ऐसा सेल होता है ना, जो सिंपली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक केमिकल एनर्जी है, हमें इसमें किस में जाना है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाना है, ठीक है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस और इसको हम देखने वाले हैं। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है? दिस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, है ना? So galvanic cell is a type of cell in which chemical energy which is produced because of the redox reaction is converted into the electrical energy, है ना? तो आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हो, then it is called galvanic cell. तो कोई भी आपसे पूछे what is galvanic cell, तो क्या बोलोगे? Galvanic cell is a device. Galvanic cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. आसान है? चलो, अब हमने गैल्वेनिक सेल तो देख लिया। अब देखते हैं यार ये होता क्या है? ये वर्क कैसे कर रहा है? ठीक है। तो देखो, हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर 2 बीकर लेने वाले हैं। बीकर ए एंड बीकर बी। हमने यहाँ पर 2 बीकर लिया है। ध्यान से समझते जाओ। हमने यहाँ पर 2 बीकर लिया है। एक बीकर के अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया है। ZnSO4 का सॉल्यूशन है। एक बीकर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है दोस्तों? कॉपर सल्फेट का। तो एक बीकर में मैंने लिया है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और दूसरे बीकर में मैंने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। समझ में आया? दैट मीन्स यदि ये ZnSO4 है, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स है और सॉल्ट है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, दैट मीन्स इस बीकर के अंदर Zn2+ भी होंगे और SO4 2- भी होंगे ना।
बिकॉज यदि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा जब इसको आप सॉल्यूशन में डालोगे तो। ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है बिकॉज ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले लेक्चर में मैंने आपको बाकायदा बताया हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ZnSO4 इसके अंदर है, दैट मींस Zn2+ का भी सॉल्यूशन है और SO4 2- का भी सॉल्यूशन इसके अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर सिमिलरली कॉपर सल्फेट लिया है मैंने, कॉपर सल्फेट CuSO4, दैट मींस Cu का भी 2+ का भी है और SO4 2- का भी है। बिल्कुल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल आराम से बताऊंगा, बस देखते जाओ और समझते जाओ हो क्या रहा है। मैंने क्या करा, 2 डब्बा लिया, 2 बीकर लिए, एक बीकर में जिंक सल्फेट डाला और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट डाला। ठीक है, 2 डब्बे लिए, एक बीकर में जिंक सल्फेट, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जिंक सल्फेट वाले डब्बे के अंदर हमने उसमें जिंक का एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, जिंक नामक एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, जिंक मेटल का एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जिंक मेटल का एक इलेक्ट्रोड डाल दिया मैंने, किसमें, ZnSO4 में, और CuSO4 में कॉपर मेटल का एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, मैं धीरे धीरे आराम से लिखते जाता हूँ। हमने पहला क्या किया था, बिकॉज इसको समझना इंपॉर्टेंट है। हमने पहला क्या करा, हमने पहले 2 सॉल्यूशंस ले लिए, कौन कौन से, एक तो कॉपर सल्फेट का और दूसरा ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का, इन डिफरेंट बीकर्स। ठीक है, ले लिया। और हमने सेकंड में क्या करा था, हमने जिंक इलेक्ट्रोड को किसमें डाला, जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने किसमें डाला, ZnSO4 में, और कॉपर इलेक्ट्रोड को किसमें डाला मैंने, CuSO4 में। मैं सारा स्टेप आपको लिखते जाऊंगा ताकि आपके दिमाग में रहे। तो हमने 2 बीकर लिए, ZnSO4 और CuSO4, इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डालेंगे और इसमें कॉपर का, और दोनों को हम एक कनेक्ट कर देंगे एक वायर के थ्रू। ठीक है, चाहो तो इसके अंदर आप पोटेंशियोमीटर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको ये दिखाई करंट प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही। यहां तक समझ में आया, दे आर कनेक्टेड, 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड। ठीक है, अब सेकेंड, अब क्या हो रहा है, एक बात बताओ, यहां पर मैंने 2 सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज की, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो मैं इस पे लिख देता हूं, 2 सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज, आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। मैंने इसमें जिंक का डाला, मैंने इसमें कॉपर का डाला, ZnSO4 था, कॉपर सल्फेट था, इसको मैंने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं होता, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। जैसे KCl हो गया, K2SO4 हो गया, तेरा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर अगर तो इसके इसको सॉल्ट ब्रिज का बना होता है। इसकी फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा बाद में डिटेल्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने 3 पहले तो सॉल्यूशन लिया, उसकी में इलेक्ट्रोड डाल दिया, उसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब समझो हो क्या रहा है, इस बीकर के अंदर ZnSO4 है, दैट मींस Zn2+ भी है और SO4 2- भी है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जिंक जो है, अभी ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो Zn यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, देखो ध्यान से, Zn इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। ठीक है, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से समझना, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वायर के थ्रू, किस साइड, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। मैं दोबारा समझाता हूं, जिंक सल्फेट में ZnSO4 में जब आपने जिंक डाला तो जिंक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट होगा। तो जिंक यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Zn2+ इसमें आता जाएगा।
बिकॉज जिंक लॉस करता जा रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ये जिंक जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, ये इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो ट्रेवल कर रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं ये स्टेप भी लिख देता हूँ। क्या है फोर्थ स्टेप, Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और Zn 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू छुक 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 करते हुए ये पानी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ये पानी नहीं है दोस्तों, ये कॉपर सल्फेट है। समझ में आया? तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आएंगे वो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2 प्लस भी तो है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Cu2 प्लस भी है। तो ये Cu2 प्लस क्या करेगा, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स कि ये Cu2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या हो रहा था, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और Zn 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इस सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर इसको क्या मिलेंगे, कॉपर 2 प्लस आयन, और कॉपर 2 प्लस आयन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आया क्या होगा, कॉपर 2 प्लस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सबको, सब समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ? ठीक है, तो समझने वाली बात है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, Zn ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा किस साइड, इस सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर 2 प्लस के साथ मिलके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से Zn जो कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Zn 2 प्लस में कन्वर्ट होगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा इस सॉल्यूशन में और कॉपर 2 प्लस के साथ मिलके कॉपर बन जाएगा और इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या मैं एक और रिएक्शन लिख सकता हूं यहाँ पर, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। समझ में आया दोस्तों? तो ये एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वाली, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वाली। ये भी कोई आपसे पूछे तो इजीली बता सकते हो। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से ट्रेवल करेंगे और ये सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपस में कंबाइंड करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वायर के थ्रू, और याद करो हमने बचपन में क्लास 10th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कहीं पे होती है ना, तो वहां पर करंट जनरेट होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गया है उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये डायरेक्शन किसकी है दोस्तों, करंट की। किसकी डायरेक्शन है, करंट की। ये करंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है ये, करंट की। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की। है ना, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्या दिखाएगा कैलकुलेटर पे कि करंट अपना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। दैट मीन्स केमिकल एनर्जी ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज कॉल्ड अ गैल्वेनिक सेल। क्या कहलाता है ये, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। क्या, तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि हो क्या रहा था, ओवरऑल रिएक्शंस कुछ ऐसी थी, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, है ना। तो ये एक ऐसा था कि Zn क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और
Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था और कॉपर 2+ क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो दिस इज रिडक्शन। ओवरऑल दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सबको समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको, वो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। ठीक है, कैथोड और एनोड की रिएक्शन आप बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रही है, प्रोडक्शन अपना कैथोड पे हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्या आप लोगों को सब समझ में आया मैंने क्या करा था? दोबारा मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 सॉल्यूशन लिया और उस एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। देखो यहाँ पर हमने 2 सॉल्यूशन लिया इस बीकर के अंदर, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है दोस्तों और दूसरा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ना। जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट के हमने सॉल्यूशन ले लिए। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद हमने क्या करा, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया, है ना। जिंक का इलेक्ट्रोड मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया है और सिमिलरली कॉपर का इलेक्ट्रोड मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है। तो जिंक का इलेक्ट्रोड मैंने जिंक सल्फेट में डाला और कॉपर का इलेक्ट्रोड मैंने कॉपर सल्फेट में डाला। इस दोनों सॉल्यूशन को मैंने एक वायर के थ्रू लगा दिया है। ठीक है, अच्छा ये एक अपना बीच में जो कबाब में हड्डी बन रहा है ना, ये दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? ऑब्वियसली सॉल्ट है, ब्रिज बना हुआ है, यानी 2 सॉल्यूशन को कनेक्ट किया, इसलिए इसका नाम ब्रिज। और सॉल्ट का मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे KCl हो गया, K2SO4 हो गया, नॉन रिएक्टिव होते हैं ना, समझ में आया? वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका क्या फंक्शन होता है वो आपको मैं डिटेल्स में अभी समझाने वाला हूं। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने 2 बीकर लिया था, एक में ZnSO4, एक में कॉपर सल्फेट, एक में जिंक डाला, दूसरे में कॉपर डाला, दोनों को एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया और बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जिंक की टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इस इलेक्ट्रोड में Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है Zn2+ में। लेकिन भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? कहीं तो गया होगा। वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा वायर के थ्रू, इस सॉल्यूशन में जाएगा, है ना। और इस सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर 2+ क्या है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि इस जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और इस कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो थोड़ा सोचोगे, थोड़ा माइंड पे जोर डालोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। समझ में ये आएगा दोस्तों, एक बात बहुत ही सुंदर, बहुत ही भयानक और बहुत ही जानने वाली है कि भाई जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो और वो ट्रेवल कर रहे हैं इस साइड, हाँ, तो यहाँ पर Zn2+ हमारे किस में आ रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो इस सॉल्यूशन में कुछ टाइम के बाद Zn2+ काफी ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि वो लूज करते जा रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर आते जा रहे हैं, है ना। कहने की बात है कि इस जिंक के इलेक्ट्रोड ने जब इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो वो इस सॉल्यूशन में ही तो आ रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में Zn2+ ज्यादा हो जाएंगे ना एक टाइम के बाद। सिमिलरली इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था, दैट इज Cu2+ था और SO4 2- था, और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, 2+ एंड 2-। बट जब कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जाएगा, समझना मेरी बात ध्यान से, कॉपर 2+ जब इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जाएगा और वो इस पे जाके चिपक जाएगा, तो क्या इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ कम नहीं होगा? जरूर होगा ना। और SO4 2- ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज कॉपर 2+ तो घट रहा है, वो जाके इस पे चिपकता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके चिपकता जा रहा है, चिपकता जा रहा है, तो एक समय के बाद कॉपर 2+ इसमें काफी कम हो जाएगा, है ना दोस्तों। कॉपर 2+ कम हो जाएगा और SO4 2- ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा,
एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। वही काम ये सॉल्ट ब्रिज करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? एक्सेस ऑफ आयंस को डिसॉल्व करता है। दैट मीन्स कि दे मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि ये सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस ऑफ आयंस क्या है? Zn2+, और इसके अंदर क्या है एक्सेस? SO4 2-। इन दोनों को ये क्या करेगा? सॉल्ट ब्रिज बोलेगा आजा भाई आजा, जो भी एक्सेस में है सब मेरे पास आ जाओ, मैं सबको अडॉप्ट कर लूंगा। तो एक्सेस ऑफ आयंस को ये डिसॉल्व करता है। तो कहने का मतलब है कि सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय डिसॉल्विंग एक्सेस आयंस, बाय डिसॉल्विंग एक्सेस आयंस। ठीक है। अच्छा, अलाउज द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो भाई देखो, करंट फ्लो करेगा तब ना जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होना है, और वो सर्किट कौन कंप्लीट कर रहा है? बिकॉज ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन जो है आपको पेपर के अंदर जरूर पूछते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज? ये आप दो फंक्शंस जो है अपने याद रखो। पहला फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का? ये एक सर्किट को कंप्लीट करता है बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ करंट। जब भी सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो करंट का फ्लो होगा ना। तो इट अलाउज टू फ्लो ऑफ द सर्किट बाय कंप्लीटिंग द, समझ में आया? ये सर्किट के फ्लो को बंद कर, ठीक है। तो ये करंट के फ्लो को मेंटेन रखता है बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट का फ्लो होगा, है ना? ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना भाई। अच्छा, ऑल्सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, अभी सिखाया आपको। एक्सेस ऑफ आयंस को ये डिसॉल्व करता है ताकि सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे एक दूसरे के साथ। यहां तक क्लियर है? चलो, हमने सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देख लिया, हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन देख लिया, हमने इलेक्ट्रॉन्स देख लिए। अब एक बात जानने वाली बात है, यदि मैं इसमें एक ईएमएफ लगा दूं तो एक सेल मतलब सेल रिएक्शंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा हमें, जिसको मैं ई नॉट सेल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ई नॉट सेल। ठीक है। अब समझने वाली बात है, एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद ये सारा का सारा जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा ना, बिकॉज जिंक धीरे धीरे कम होता जाएगा, पतला होता जाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो एक समय के बाद ये काफी पतला हो जाएगा Zn, है ना? और सिंस ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एक समय के बाद ये काफी मोटा होता जाएगा। तो एक टाइम के बाद ये काफी पतली हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारा जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। और सारे का सारा जो कॉपर जो है इसमें से, इस सॉल्यूशन में से डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये मोटा हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मोटा होता जाएगा, है ना, एक समय के बाद, बिकॉज डिपॉजिट होते जा रहे हैं और ये काफी थिन होता जाएगा। ठीक है। तो देखो, तो मतलब कहने का मतलब है कि यदि सारा जिंक इधर आ गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो ही नहीं हो रहा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा ना तो करंट क्या होगी? रुक जाएगी। करंट क्या होगी? रुक जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो एक टाइम के बाद जब सारा जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा तो कुछ बचा ही नहीं इसके पास, पतला हो गया ये, तब तो यार इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। तो अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? अब आपको समझाता हूं मैं क्या होने वाला है। अब हमने देखो ये सेम सॉल्यूशन था, सेम चीज है, मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे क्या कर रहा हूँ। इसके अंदर सेम चीज क्या, मैंने ZnSO4 ले लिया, ये अपना जिंक का इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर मैंने CuSO4 ले लिया, ये अपना कॉपर का इलेक्ट्रोड था। ठीक है। ये हमने सॉल्ट ब्रिज ले लिया। ठीक है। हमने जिंक जो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, सेम चीज हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट हमारा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो ई नॉट सेल मिलेगा, है ना, यानी यहाँ से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, उसको ई नॉट सेल की वैल्यू, है ना। ठीक है।
हमने क्या करा, बाहर से इसमें हमने यहाँ पे देख लिया कि भी मिल रहा है, बाहर से हमने इसमें क्या करा, एक एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी बाहर से, ई एक्सटर्नल की बैटरी लगा दी, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें हमने बाहर से एक बैटरी लगाई है, ठीक है, तो क्या हो रहा था, Zn क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ में जा रहा था, और कॉपर क्या हो रहा था, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो एक टाइम के बाद क्या चीजें हो रही थी, जिंक के सारे जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये काफी मोटा हो जाएगा और ये काफी पतला हो जाएगा, ठीक है। ये केस हमने अभी सीखा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, हमने इसके अंदर बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो ई नॉट सेल क्या है मेरा, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो करंट का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में है, तभी जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसको मैं ई नॉट सेल कह रहा हूँ। समझना है मेरी बात। इस कंडीशंस में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ करंट जनरेट होगा, जो करंट जनरेट होगा उसको मैं, उसकी पोटेंशियल में ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, ई नॉट सेल से। तो दिस इज ई नॉट सेल। अब समझो मेरी बात, यदि ये ई नॉट सेल है तो यानी ई नॉट सेल क्या है मेरा, स्टैंडर्ड कंडीशन में जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सब जो करंट जनरेट हो रहा है उसको मैं ई नॉट सेल कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। बाहर से जो मैंने बैटरी लगाई है उसको मैं ई एक्सटर्नल बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, ई एक्सटर्नल। जब ई नॉट सेल ज्यादा होगा ई एक्सटर्नल से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कहां से फ्लो कर रहा है, कॉपर, जिंक से कॉपर पे। तो इसका मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कॉपर टू जिंक, ठीक है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम Zn टू कॉपर, ठीक है। Zn से कॉपर के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है पहले केस में, तब जब जो मेरा रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था वो ज्यादा था, इससे बाहर से जो मैंने अप्लाई करा उससे, तब सिंपल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जिंक से कॉपर के थ्रू, ठीक है। तो मैंने ये केस समझाया। दूसरे केस के अंदर क्या हो रहा था, एक और केस था कि एक टाइम के बाद, मैंने क्या बोला था आपको, एक टाइम के बाद जब रिएक्शंस क्या होगी, रुक जाएगी। रिएक्शन क्यों रुक जाएगी, क्योंकि सारा का सारा जिंक क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn में कन्वर्ट हो गया, और सारा का सारा जो है मेरा कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक टाइम के बाद ये रिएक्शन रुक गई, क्योंकि अब तो जिंक के पास बचा ही नहीं कुछ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होगा, तो करंट कहाँ से जनरेट होगा। तो एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक गई, ये काफी मोटा हो गया और ये काफी पतला हो गया, और जब रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो करंट ही जनरेट नहीं हो रहा। यानी कि केस 2 में क्या था, जब ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल था, मतलब अभी क्या हुआ, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, स्टॉप हो गए। दोनों केस समझ में आ गया क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं फ्लो होने के लिए। तो अब क्या होता है कि हमने क्या करा, बाहर से, ध्यान सुनना, थर्ड केस में क्या हुआ, हमने बाहर से जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था वो ज्यादा है जो अंदर से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम कॉपर टू जिंक सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, अब करंट का डायरेक्शन उल्टी और हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमने ये जो यहाँ पर अभी प्रूव करा है ना, यहाँ पर जो प्रूव करा है इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टी साइड ये फ्लो करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो, मतलब अब क्या होगा,
ये जो यहाँ से जो मेरा ई नॉट ई एक्सटर्नल आ रहा था, ये जब ज्यादा हो जाएगा ई नॉट सेल से, यहाँ से जो मेरा ई नॉट सेल आ रहा है इससे ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे किधर, जिंक की साइड। पहले क्या हो रहा था, जिंक से फ्लो कर रहा था कॉपर की साइड पे, अब क्या होगा, कॉपर से फ्लो करेगा किधर, जिंक की साइड पे। समझ में आया? तो मतलब करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, पहले करंट इस साइड फ्लो हो रहा था, अब इस साइड फ्लो होगा। कहने का मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, फ्रॉम द जिंक, ठीक है, फ्रॉम द कॉपर टू द जिंक। अब कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो यहां पर होगी ऑक्सीडेशन और यहां पर होगी रिडक्शन। ध्यान सुनना, पहले वाले केस में इधर ऑक्सीडेशन हो रही थी, इधर रिडक्शन हो रही थी, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, जो लूज करता है वहां ऑक्सीडेशन होती है। बट सेकेंड केस में कॉपर अब लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन इधर होगी, रिडक्शन इधर होगी। समझ में आया? तीनों केस आपको मैंने समझा दिए डिटेल में। यहाँ पर मैंने तीनों केस लिख रखे हैं आपके लिए, ठीक है। ये देखो, केस वन, दिस इज केस वन, दिस इज केस टू एंड दिस वन इज केस थ्री। ये तीनों केस हैं आपके लिए, ठीक है। ये तीनों केस समझना है अपने को कि हो क्या रहा है इसके अंदर, किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज को देखना कि कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मेजर करते हैं गैल्वेनिक शेल का। अच्छा, ये एक्सटर्नल अप्लाई किया है ना मैंने, तो ये हम कब अप्लाई करते हैं, इन केस ऑफ डेनियल सेल में। क्या करते हैं, डेनियल सेल। तो मैंने केस ऑफ डेनियल सेल लिखा जाए। डेनियल सेल होता क्या है, क्यों होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्या आप लोगों को गैल्वेनिक सेल का एक एक समझ में आ गया? व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, एवरीथिंग इज क्लियर हियर, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज के लेक्चर में जो पढ़ा है कि गैल्वेनिक सेल होते क्या है, सॉल्ट ब्रिज होते क्या है, किस तरीके का फंक्शंस होता है वो, कैसे आप एक गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन की फ्लो का डायरेक्शन दिखाओगे, करंट कहाँ जनरेट होगा, है ना, ठीक है। एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे सॉल्ट ब्रिज तो क्या होगा हमारा, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शंस क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिखवा भी दी है। इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, नोट्स में ऑलरेडी सब कुछ मेंशन होगा आपके लिए। ये वाली पीपीटी भी आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी, एवरी मटेरियल विल बी प्रोवाइड टू यू। बट आपको ये पढ़ समझना है कि चीजों को समझ के सीखना है, सीखोगे ना तो बहुत अच्छा हो। तो हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट लिया था, ये आराम से हमने 4 केस देखे थे, ठीक है। हमने ये स्टेप्स था। तो हाँ, आपको क्या करना है, जब भी यदि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और इस डायग्राम के बाद आपको 2 3 4 स्टेप्स लिखने ही लिखने हैं। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, हेयर इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक लाइन आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड कर सकते हो, है ना, दिस विल लुक गुड। दिस इज ऑक्सीडेशन बिकॉज हेयर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, एंड दिस वन इज रिडक्शन बिकॉज हेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दिस वन इज रिडक्शन। ओके, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, है ना। और उसके बाद स्टेप्स हमने आपको सारे बता रखे हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं कि आपको पेपर के अंदर जब भी, अच्छा 3 केस मैंने आपको बताया है कि बाहर से जब आपको करंट सप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन में करंट जाएगी, अंदर से सप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑक्सीडेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, रिडक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से देखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में जानेंगे, कैसे उसके क्वेश्चंस करते हैं, हम नॉस्ट इक्वेशन के बारे में जानेंगे, है ना। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छे से इस चीज को समझ लो, इसको नोट्स अच्छे से बनाओ, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें आपको और डिटेल में इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट के साथ, के लिए